हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिया था मैंने उसको। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपने अपने अप्रोच से सवाल को किया है। हम लोग थोड़ा इस एक एक सवाल को एकदम अच्छे से देखेंगे। एक सवाल का अगर मल्टीपल अप्रोच पॉसिबल है तो उस सबको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही सवाल को बहुत तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड 3, -8। यानी कि मान लीजिए हमारे पास पॉइंट्स कहाँ होगा, 6, -6, 10, ये कुछ यहाँ होगा, और जो ये पॉइंट है वो कुछ यहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3, -8। अब इन दोनों लाइन को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो ये पॉइंट है -4,6, ये कुछ यहाँ पे होगा। अब ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है इसको, मतलब दिस अपॉन दिस। ये पॉइंट है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो जैसे ही रेशियो आया आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, k:1, या फिर इसको हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं k:1। उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको k:1 माना हो और कुछ लोगों ने k:1 ऐसे मान लिया हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम सेक्शन फार्मूला लगा देंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × k + 1 × 10 अपॉन k + 1। और इसी को आपने किसके इक्वल किया होगा, -4 के। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला होगा, 3k + 10 = 4k + 4। और फिर हमें ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया होगा, सॉरी, ये -4 और ये -4। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7k, और इसको इस तरफ ले जाएंगे, 1 मिनट, -6, 10, 3, -8, -4, 6, k:1। तो क्या हो गया, 3k, ओ सॉरी, ये 1 × -6 होगा ना, x कोऑर्डिनेट सिर्फ कंसीडर करेंगे, ये -6, और तो ये हो जाएगा 7k = 2, और k का वैल्यू आ जाएगा 2/7। यानी फिर अगर इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:7। तो अगर ये कितना हो जाएगा, 2:7। और अगर ऐसे आपने सवाल को सॉल्व किया होता तो आपका आता है 7/2, यानी उस टाइम भी क्या होता है, 7:2। तो अब कैसे भी कीजिए, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो आई होप इस सवाल को सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये बिल्कुल आसान सवाल था। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग सेक्शन फार्मूला अगर नहीं पढ़ा होता तो क्या इस सवाल को बना सकते थे कि नहीं। कभी भी आपको सवाल को ऐसे नहीं देखना है कि ये किस फार्मूला से, फार्मूला को एज ए टूल यूज करना है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि किसी भी सवाल को ऐसे नहीं देखना है कि ये किस फार्मूला से सवाल है। हमेशा उस सवाल को ऐसे देखना है कि एक वो प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अब आपको ये सोचना है कि आप किस फार्मूला का यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा रहा होगा, हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है जिसने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका और इसका रेशियो, इसी लेंथ का तो रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं पता होता तो क्या आप इसको नहीं बना देते, आप क्या करते, ये डिस्टेंस आप निकाल लेते और ये डिस्टेंस आप निकाल लेते और दोनों का रेशियो निकाल देते। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो एक सवाल का कोई फिक्स अप्रोच नहीं है, कोई फिक्स उसका मेथड नहीं है, इसीलिए आपको डायनेमिक रहना है। कोई एक सवाल मिले तो उसको प्रॉपरली बैठ के सोचना है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना सारा कॉन्सेप्ट उसमें यूज करने की कोशिश कीजिए।
तभी आपके अंदर एक सवाल सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा और तभी आगे आपको हेल्प मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर सिर्फ आप फार्मूला पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर उससे कुछ खास काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते थे, एक सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके और दूसरा सेक्शन फार्मूला का भी यूज करके। ज़्यादा इजी कौन है? सेक्शन फार्मूला, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है। और डिस्टेंस फार्मूला करेंगे तो देखिए रूट वूट लेना पड़ेगा, फिर उसका रेशियो लेना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन हम दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यह क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो इसमें भी कुछ नहीं है, एक पॉइंट है हमारे पास, 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ए है 2, -2 और यहाँ पे b है -7,4। एक और डाउट आ सकता है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2:7 आया, तो इसको 2:7 आंसर लिखे, या कुछ लोगों का 7:2 भी आ सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है। तो इसको देखिए किस ऑर्डर में हम लिखेंगे। आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना है, ए हमेशा पहले आता है बी के। ठीक है, तो आप इस साइड से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए इसको 2:7 के रेशियो में डिवाइड किया है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए के साइड में 2 है तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:7। आपको ये नहीं लिखना है कि 7:2। ठीक है, तो अब आई होप ये कन्फ्यूजन आपको अब नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो बांट दीजिए। मतलब 3 इक्वल पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया, और तीनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इसका मतलब ये होगा, इसका लेंथ x, इसका x तो इसका भी x। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लेंथ कितना होगा 2x और इसका क्या होगा x। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पॉइंट मान लेते हैं d है, तो d इसको कितने रेशियो में बांट रहा है? 2:1 में। और अगर इसको c मान लेते हैं तो c इसको किस रेशियो में बांट रहा है? ये इसको बांट रहा है 1:2 के रेशियो में। तो जैसे ही आपको रेशियो मिल गया तभी आप क्या कर सकते हैं? आप इन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग नहीं जाते हैं। कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी बना सकते थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6। तो इसमें क्या हम एक मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब कहाँ पे होगा पॉइंट? ये जो पॉइंट है आपका 5, -6, यानी x पॉजिटिव कुछ इधर होगा 4th क्वाड्रेंट में, 5, -6, और जो है ये 3rd क्वाड्रेंट में, मतलब इधर कहीं होगा। अब कहीं भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं। ये जो लाइन हमने मिलाया, यही y एक्सिस है, यही y एक्सिस है। तो अब ये पूछ रहा है कि y एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटता है। तो अब देखिए पॉइंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि किस रेशियो में बांटता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कुछ अल्फा होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? और सॉरी y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा? फिक्स होगा, और वो कितना होगा? 0। अब 0 जैसे ही एक पता चल गया, उसके बाद हम रेशियो बता सकते हैं। तो मान लेते हैं k:1 के रेशियो में। ये कौन सा पॉइंट है? ये मान लेते हैं a है, ये b है। ठीक है, k:1। तो हम 0 के लिए लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5k + 1 × -1 अपॉन k + 1, और ये किसको इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5k -2 = 0, और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा 2/5। इसका मतलब हम रेशियो क्या लिख सकते हैं? 2:5। तो ये किस रेशियो में बांटेगा? 2:5 के रेशियो में। तो रेशियो हमें पता चल गया।
और उसके बाद क्या हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सेक्शन फार्मूला यूज करके। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2:-6 प्लस 1:-4 अपॉन 2+5। अब इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, इसका हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक आसान सवाल था, बस इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि y एक्सिस पे है तो इस पॉइंट को हम कैसे एज्यूम करेंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे या x एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होना चाहिए। यानी अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है, तो उसी को यहाँ पे यूज करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द पॉइंट्स ए बी गिवन है, सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो फाइंड द वैल्यू। तो मान लेते हैं ए हमारा यहाँ होगा 6,1। अब बी किधर होगा, इसके इधर ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट है इससे ज़्यादा है और वाई कोऑर्डिनेट भी इससे ज़्यादा है, तो इसके दाएं और ऊपर होगा। तो मान लेते हैं कुछ यहाँ होगा। देखिए ये हमें एक बेसिक सा बस आइडिया है कि दाएं होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा या बाएं होगा, बाकी हमें एग्जैक्ट नहीं बताना है। फिर उसके बाद अब आते हैं सी पे। ये क्या है 9,4। तो 9 क्या है, ये तीनों से एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो वो राइट साइड में होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी ज़्यादा है तो मतलब ये कुछ इधर होगा 9,4। अब डी देखते हैं, P,3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में लेना है, तो ये बी होगा, तो ये सी होगा, तो कहीं ना कहीं डी इधर ही होगा, तभी तो क्या बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है। ठीक है, और डी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, P,3। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट से दिख रहा होगा कि इससे y कोऑर्डिनेट इसका कम है, तो ये पॉइंट डी जो पॉइंट होगा वो सी से क्या होगा, नीचे ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 अप्रोच हो सकता है। सबसे पहला अप्रोच, अगर आपको ज्योमेट्री आता है तब तो बहुत बढ़िया है, आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर हो जाएगा आपसे, और यही बेनिफिट होता है बाकी कॉन्सेप्ट को सीखने का। अगर आपने 9th क्लास में ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो फिर आपको हो सकता है थोड़ा लेंदी मेथड अपनाना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसका अच्छा मेथड है वो पैरेललोग्राम के बारे में। आपको क्या पता है कि जो इसका डायगोनल्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट जैसे ही पता चला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ और इस लेंथ का रेशियो कितना होगा, 1:1। उसी तरीके से इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो कितना होगा, 1:1। अब जैसे ही रेशियो आपको पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन को देखिए, इस लाइन में, इस लाइन पे आपको दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है 6,1, 9,2, और मिड पॉइंट आप क्या इजीली निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट आपको जैसे ही पता चल गया, अब इस लाइन पे आइए। इस लाइन पे क्या है, रेशियो आपको पता है 1:1, एक पॉइंट पता है और बीच वाला पॉइंट भी पता है और साइड वाला पॉइंट आपको नहीं पता है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, P को इजीली निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सेक्शन फार्मूला से इसको नहीं बनाना होता तो क्या इस सवाल को नहीं बना सकते थे, तब भी इस सवाल को बना सकते थे। और कैसे, तो हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जो एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। अब हम यहाँ से क्या करते कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये और ये इक्वल होगा, उसी तरीके से ये और ये इक्वल होगा, और ये P,3 दिया, तो हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल के ये लेंथ निकाल सकते थे और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये लेंथ निकाल सकते थे। इन दोनों लेंथ को हम आपस में इक्वल कर सकते थे और फिर वहाँ से P को हम क्या करते, सॉल्व कर लेते। उसी तरीके से हम इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते थे और इसको हम इक्वल कर लेते इस लेंथ के, और वहाँ से भी हम P को सॉल्व करके क्या कर सकते थे, P का वैल्यू निकाल सकते थे।
तो फिर से आपको क्या दिख रहा है कि कोई एक सवाल का कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता है। कोई एक मेथड अच्छा हो सकता है, कोई एक मेथड उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मेथड बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है। और जितना सारा मेथड है, प्रैक्टिस के टाइम में आपको सब दिमाग में आना चाहिए। आप सवाल को सवाल की तरह सोचिए, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन फिर जो 3rd क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है। इसमें हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 1,-5, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 1,-5। अब बी पॉइंट कितना है, -4,5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कम है तो इसके लेफ्ट में होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो इसके ऊपर होगा। तो बी हमारा कुछ यहाँ होगा -4,5, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मान लीजिए इधर से कहीं एक्स एक्सिस पास कर रहा होगा। तो जैसे ही एक्स एक्सिस पता चल गया तो आपको इस पॉइंट का क्या मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया 0। तो अब वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके आप इसको रेशियो बता सकते हैं। मान लेते हैं कि k/1 है, तो आप यहाँ से रेशियो बता पाएंगे 0 का यूज करके। और जैसे ही रेशियो पता चल गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो क्या होगा, k/5 प्लस 1 × -5 अपॉन k+1, और इसको किसके इक्वल करेंगे, 0। और यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल लेंगे। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 1। तो 1:1 का रेशियो है। अब जैसे ही रेशियो आपको मिल गया, आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं सेक्शन फार्मूला का। तो ये भी एक आसान सवाल था और बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से क्या बोल रहा है कि सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, यानी 1,2 है, मान लीजिए इधर कहीं होगा 4,y, इधर होगा हमारा x,6 और इधर होगा हमारा 3,5। अब देखिए इसने लिख दिया है कि इसी ऑर्डर में है, तो हमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वापस से फिर से वही क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायगोनल वाला रूल लगा सकते हैं। मिड पॉइंट होगा, मतलब इसका और इसका रेशियो सेम होगा और इसका रेशियो सेम होगा। तो आप यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस इसके इक्वल कीजिए और ये डिस्टेंस इसके इक्वल कीजिए। तो आप दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उसी टाइप का है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो एक बढ़िया सवाल था, क्योंकि इसमें सब कुछ यूज हो रहा है। जितना अब तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, इसमें सब कुछ यूज हो रहा है। इसमें क्या गिवन है अब हम देखते हैं कि ए रेक्टेंगल इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन होता है, ये वाला, मतलब इसमें है वो, मतलब इसके वो ऊपर ही है, मतलब यहाँ पे वो कहीं भी हो सकता है। सच दैट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस कोइंसाइड विद द ओरिजिन। ओरिजिन कौन होता है, वो मतलब एक जो इसका वर्टिस है वो यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वर्टिस है इसका कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। अब लेंथ एंड विड्थ दिया है रेक्टेंगल का, आर 8 and 6 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी वेज सच रेक्टेंगल्स कैन बी प्लेस्ड। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। एक यहाँ पे है, तो क्या एक रेक्टेंगल ये पॉसिबल है जिसका लेंथ कितना हो गया 8 और विड्थ कितना हो गया 6। एक दूसरा कैसे पॉसिबल है, इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि ये वाला 8 हो जाए इसका और ये वाला कितना हो जाए 6 हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 रेक्टेंगल पॉसिबल है। क्या इसके अलावा और कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आप इसको कहीं और नहीं घुमा सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्या, कि ये 8 हो जाए ये 6, ऐसे नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सारा का सारा कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप इसको इधर शिफ्ट करने का सोचें कि इधर कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा
कि कुछ पोर्शन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन कुछ पोर्शन कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ कितना केस पॉसिबल है यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास 2 केस पॉसिबल है। अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट हो रहा है तो फिर से आप बैठ के सोचिए, अलग अलग केस बनाने का कोशिश कीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कितना केस इसमें पॉसिबल है और कितना नहीं है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से डाउट जरूर पूछिए। तो आपको दिख रहा होगा कि अब कितना केस पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 2 केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए दोनों केस को हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। एक केस ये है और दूसरा केस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक कैसे है, ऐसे। ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में क्या गिवन है। ये है हमारा 0,0 और यहाँ भी है 0,0। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को तुरंत बैक कीजिए, फिर इतना समझ के फिर आगे बढ़िए। अब देखिए क्या गिवन है। इफ़ द लेंथ एंड विड्थ देख लिया हमने। हाउ मेनी वेज सच रेक्टेंगल्स कैन बी प्लेस्ड। तो आपको दिख रहा है इसका आंसर होगा 2, कि 2 तरीके से हम ऐसे रेक्टेंगल्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स। तो सेंटर क्या होता है रेक्टेंगल का, आपको पता है, जो बीच में, और ये पॉइंट क्या होता है, दोनों डायगोनल्स का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये थोड़ा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आई होप इतना आपको पता होगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये देखिए कितना आसान है। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो जो हमने पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखिए इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, कितना 8, तो 8 हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई रहेगा एज इट इज 0। अब यहाँ से यहाँ देखिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 डिस्टेंस से बढ़ जाएगा 6। अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होगा यानी 1:1 के रेशियो में, यानी ये मिड पॉइंट है। और ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो क्या आप मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते, आप इजीली निकाल जाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, उसी तरीके से यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,0 और जब ऊपर जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,8। अब जैसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट पता चल गया और इसका रेशियो आपको पता है कि 1:1 है, तो इसका आप पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं, ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ था। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते तो आप इजीली इस सवाल को बना लेते। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।